इसी बीच में एटली की डिक्लेरेशन हो जाती है। फेमस डिक्लेरेशन एटली की होती है 20 फरवरी 1947 को, कि हम 30 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे चाहे जो हो जाए। तो ब्रिटेन, लॉर्ड माउंटबेटन, इसीलिए इनको लॉर्ड कहते हैं, भाई थे ये उनके। और फिर इनकी वाइफ का नाम था एडवीना, एडवीना माउंटबेटन। बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी एक। भारत में रही, बाद में भारत से बड़ा लगाव हो गया उन्हें, वो फिर बाद में ये तो चले गए थे लॉर्ड माउंटबेटन तो यहाँ से आजादी के बाद, 47 के बाद, लेकिन ये रुकी थी यहीं पे। एक तीसरी और लिखिए जो सबसे विवादास्पद थी। इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को कोई पावर ट्रांसफर करने के लिए नहीं मिलेगा, किसको हम लोग पावर ट्रांसफर करेंगे, अगर ये हम लोगों को नहीं मिला तो हम एक से ज्यादा को भी कर देंगे। है ना, बात समझ में आई है? डाउट है, जैसे ये हम्म। जो अंग्रेज है भारत छोड़ रहे थे, तो फिर उन्होंने हम्म। लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों वॉइसरॉय बनाया? ये भी तो एक क्योंकि ब्रिटिश। जिससे, हाँ इसलिए ना, जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ पे सत्ता ट्रांसफर करके जाया जाए। लॉर्ड वॉवेल जो थे, वो वायसराय तो थे, लेकिन उनके पास कम शक्तियां थीं। क्योंकि सिस्टम ये था भारत में, अब लिखने में मत लगे रहो, ध्यान से सुनो इसे। सिस्टम ये था इंडिया में कि जो वायसराय निर्णय नहीं ले पाता था। आपने देखा होगा 1935 के एक्ट से वायसराय के ऊपर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता था, भारत सचिव का। और भारत सचिव के ऊपर नियंत्रण होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसलिए वायसराय भारत में कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं थी जो निर्णय ले सकती हो। और इस समय यहां निर्णय लेने के लिए एक पावर की जरूरत थी, एक शक्ति की जरूरत थी। तो फिर एक राजघराने के व्यक्ति को ही भेज दिया गया, क्योंकि उसके पास पावर थी। वायसराय उसी को बना के भेजा गया। हालांकि वो वायसराय बनने लायक नहीं थे, मतलब बनने लायक माने कि वो राजघराने के राजकुमार थे, तो वायसराय, लेकिन वो आए इंडिया इसी के लिए। अब उनके पास ज्यादा शक्तियां थी। अब उनको इंग्लैंड में ना तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से कोई परमिशन लेने की जरूरत थी, क्योंकि ही वॉज द जूनियर किंग, और ब्रिटेन में किंग ही पावरफुल था। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। आई बात समझ में? मुस्लिम लीग ये लिखने की बात नहीं है, जस्ट सुन लेने की है, ध्यान में रख लेने की है। जिन्ना को इस स्टेटमेंट से, ट्रांसफर ऑफ पावर, जिन्ना को इस स्टेटमेंट से बड़ी मदद मिली। उन्होंने कहा अंग्रेज तो अभी भी तैयार है हम लोगों को कुछ देने के लिए, तो क्यों ना लिया जाए। इसी समय पंजाब के गवर्नर थे इवन जेनकिंस, उनका नाम था इवन जेनकिंस। उन्होंने जिन्ना को ये सलाह दी कि जितना खून खराबा कर सकते हो इस समय कर लो, जितना कैओस मचा सकते हो आप, क्योंकि केवल एक यही तरीका है पाकिस्तान लेने का, और कोई तरीका नहीं है। सरकार दुखी हो जाएगी, और दुखी होकर उन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई हम एक से ज्यादा को भी सत्ता ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो आपको सत्ता ट्रांसफर कर देंगे। कमजोर कड़ी देखने को मिली पाक पंजाब वाला हिस्सा। क्योंकि हम लोगों ने पीछे बताया, मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, पूर्वी बंगाल में तो इन्हीं की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की सरकार बनी। लेकिन पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी। पंजाब में खिज्र हयात खान की सरकार थी, जो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे, कांग्रेस के साथ सरकारें बनाई हुई थी। इन्होंने पंजाब में इतने उपद्रव किए, इतने सिखों को मारा, और फिर उसके बाद सिखों ने भी, और कम्युनल वायलेंस पूरे पंजाब में फैल गए बुरी तरीके से। इस तरीके से जो खिज्र हयात खान की मिनिस्ट्रीज है, फाइनली ये हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और सरकार गिर गई पंजाब में। मुस्लिम लीग ने तुरंत अपनी सरकार बना ली, क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी थे वहां उस समय। खिज्र हयात खान की एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस के साथ में। फाइनली यहां से फिर शुरुआत होती है पार्टीशन की। जब कम्युनल वायलेंस इतने फैल गए, तो फिर अभी आगे देखना, अभी मैं लिखवाऊंगा, वो तो मुझे लिखवाना है आपको। कांग्रेस में प्रस्ताव रखा गया पार्टीशन का, और शायद जहां तक मुझे याद है वो गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था।
जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, गोविंद वल्लभ पंत ने उस प्रस्ताव को रखा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। बाद में फिर वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से कांग्रेस की कमेटी में पारित हुआ कि हाँ, साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, लोग मर रहे हैं और पूरा संपत्ति का और जान माल का नुकसान हो रहा है, तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन आया है मेंस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में कई बार कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार किया, ये क्वेश्चन है। What were those conditions in which Congress accepted the partition? ये कंडीशंस थी वो। सरकार भी तैयार नहीं थी, मुस्लिम लीग भी तैयार नहीं थी, लगातार दंगे हो रहे थे और लोग मर रहे थे, जान माल की बड़े लेवल पर हानि थी। कलकत्ता किलिंग्स हुई, बिहार में किलिंग्स हुई, मुंगेर किलिंग्स के नाम से उनको जानते हैं, दिल्ली में दिल्ली किलिंग्स हुई, पूरा उत्तर भारत जल रहा था दंगों में। पंजाब में फिर ग्रेट लाहौर किलिंग्स के नाम से जानते हैं, वहां लोगों को मारा काटा गया। तो फिर ये ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें साथ चलना, लोगों को साथ लेकर चलना इम्पॉसिबल था बिल्कुल। इस परिस्थितियों में कांग्रेस ने स्वीकार किया पार्टीशन। तो आप देखो, कांग्रेस आखिरी तक लड़ती रही यूनाइटेड इंडिया के लिए, लास्ट तक। दे फॉट टिल द लास्ट। गांधी ने तो उसे स्वीकार किया ही नहीं था। गांधी ने भी उसे सबसे बाद में स्वीकार किया, जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तब गांधी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन बहुत ही भारी मन से। और लोग कहते हैं, मतलब आरोप लगाते हैं कि गांधी ने उनको पैसे दिलवा दिए पाकिस्तान को, रिजर्व बैंक से। हाँ, ये सही बात है कि जब धन का बंटवारा हुआ तो आधा आधा दिया गया था, जबकि पाकिस्तान में तो आधी आबादी थी नहीं, आधा आधा पैसा दिया गया था। गांधी ने आधे के से भी ज्यादा उनको देने की बात कही, और उसका कारण ये था कि माइग्रेशन सबसे ज्यादा हुआ उस समय, और माइग्रेशन में सबसे ज्यादा लोग मारे गए, विशेष तौर पर मुस्लिम सबसे ज्यादा हतो उसमें हताहत हुए उस माइग्रेशन में, पाकिस्तान की ओर जो गए। इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए गांधी ने वो पैसा लोगों को दिलवाया, क्योंकि सब लोग संपत्ति भी छोड़ के यहां से चले गए थे। तो ये भी देखने को मिला, हाँ वहां से भी छोड़ के आए, लेकिन मुस्लिम्स का माइग्रेशन पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हुआ बनिस्बत उधर से इधर आने वाले लोगों का। ये दैट वाज द। और जो लोग माइग्रेट करके वहां गए, कितनी मुश्किलों को झेल के वो वहां गए, फिर उनके मन में किसी के लिए क्या भाव होगा? द्वेष का ही भाव होगा, नफरत का ही भाव होगा। तो भारत के लिए उनमें द्वेष और नफरत ही था। उसको दूर करने के लिए गांधी ने फिर ये किया कि उनको रिलीफ चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, पाकिस्तान के पास उतना था नहीं चीजें। खैर चलिए, ये सब बातें इनको बस ऐसे ही आप याद रखना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। हम लोग फाइनल पे पहुंचते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, या माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक और प्लान है जो डिकी बर्ड प्लान के नाम से फेमस है, इसे प्लान बाल्कन के नाम से भी जानते हैं। इन दो योजनाओं को हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान, इसका ये दूसरा नाम भी है। देखो, माउंटबेटन इंडिया आए तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जल्दी से और विभाजन को करिए, और फिर पार्टीशन करने के बाद आप वापस यहाँ लौट के आइए। वीपी मेनन उस समय भारत के बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट थे, और एडवाइजर भी थे, ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे उस समय। बाद में ये जवाहरलाल नेहरू के भी पॉलिटिकल एडवाइजर रहे। उन्होंने इस माउंटबेटन प्लान के कुछ खाके को खींचने में मदद की थी। क्योंकि ये 3 जून को प्रस्तुत हुआ, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी हम लोग कहते हैं। इसमें बंटवारे का प्रपोजल था और कुछ नहीं था।
जैसे इन्होंने ये कहा, पंजाब और बंगाल की जो विधानसभाएं हैं वो अलग अलग मिलेंगी। पंजाब की विधानसभा की बैठक अलग होगी, बंगाल की विधानसभा की बैठक अलग होगी। और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों, पंजाब और बंगाल में विधानसभाओं के जो लोग हैं वो वोट करेंगे कि अब वो पार्टीशन चाहते हैं या नहीं चाहते। सिंपल मेजोरिटी से अगर कोई पार्टीशन की बात करता है, मान लो पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो फिर पार्टीशन होगा। अब पंजाब और बंगाल दोनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम लीग डोमिनेटेड एरियाज थे, उनमें दोनों में ही प्रस्ताव पास हुआ। एक बात तो ये हुई। दूसरा, इन्होंने कहा मान लो पार्टीशन होता है तो फिर दो डोमिनियन अस्तित्व में आएंगे, दो स्वायत्त राज्यों का अस्तित्व होगा, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर अलग अलग बैठेंगी, दोनों का अलग अलग संविधान बनाएंगी, एक भारत का होगा एक पाकिस्तान होगा। सिंध अपना निर्णय खुद लेगा, ठीक है ना। सिंध के बारे में, चूंकि सिंध के जो लोग थे, सिंध में जो कलाते थी, वो नहीं चाहती थी पाकिस्तान में शामिल होना, तो उन्होंने कहा कि उसमें सिंध अपना निर्णय खुद लेगा। हालांकि ये था कि फिर जोर जबरदस्ती से पहले तो सिंध को ये रखा गया था कि जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेटस दिया था, या बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह को अलग स्टेटस दिया, उसी तरीके से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में, उसी तरीके से सिंध को भी अलग स्टेटस दिया जाना था पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उन्होंने मर्ज कर लिया उसे। हालांकि ये निर्णय इसमें हुआ था कि सिंध को अपना निर्णय वो खुद लेगा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी रेफरेंडम होगा, लोग निर्णय लेंगे कि वो कहाँ शामिल होना चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में। चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी तो उन्होंने पाकिस्तान में का ही निर्णय लिया, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। और वो थे, मतलब एक व्यक्ति माने कि उनके सपोर्टर्स को छोड़कर, खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर। बात थी बंगाल में सिलहट जिले की। इंपॉर्टेंट है ये। सिलहट जिले की आबादी जो थी, बंगाल का सिलहट जिला, वो आधी आधी थी, मतलब आधी मुस्लिम थी और आधी हिंदू आबादी उसमें थी। तो सिलहट के बारे में जो निर्णय था वो भी फिर मुझे उससे ही लिया गया, वोटिंग से लिया गया फाइनली। और सिलहट को, बंगाल का जो सिलहट जिला है वो फिर भारत में शामिल हुआ, क्योंकि वहां हिंदू थोड़े ज्यादा थे। प्रिंसली स्टेट्स को ये मना कर दिया गया कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं, या तो वो भारत ज्वाइन करें या वो पाकिस्तान ज्वाइन करें। उनके पास एक ये फाइनल निर्णय होना था। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, ये भी माउंटबेटन प्लान में ही घोषित किया गया। एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन को खींचा। ये उस समय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। और इस तरीके से सामने अ, एक तरीके से डिवीजन हुआ, पार्टीशन। क्लियर है ये माउंटबेटन प्लान?